अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और आज मियां साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे प्रोक्लेमेशन के ऊपर। वैसे तो 1898 के अंदर सीआरपीसी आई, 19 साल माशाल्लाह मियां साहब को हो गए हैं इस वकालत के अंदर। लेकिन जब हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो वन ऑफ आवर एसोसिएट आस्क्ड मियां साहब कि सर आपको 19 साल हो गए हैं, अब तक आपको पता नहीं चला प्रोक्लेमेशन क्या होती है। तो इतना इंटरेस्टिंग सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट हो तो पूछते हैं मियां साहब से कि 19 साल में क्यों नहीं पता चला प्रोक्लेमेशन क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब 19 साल माशाल्लाह वकालत को आपकी हो गए, प्रोक्लेमेशन का क्यों नहीं पता था आपको क्या होती है? जी विशाल साहब, वो हमारे एसोसिएट ने कहा कि जी आपको नहीं पता, तो वाकई मैं ज़रा तज़ब्ज़ब का शिकार हो गया कि एनीवेज लॉ, इसको अगर आप जो इश्तिहारी जिसे आपने कहा है कि इसके लॉ को अगर आपने समझना है तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोक्लेमेशन। और इस पे सेकंड टू नन हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने वेरी अथॉरिटेटिव, क्लियरली, वेरी इजीली रेडेबल, कंड्यूसिव, कोहेरेंट जजमेंट 2025 LHC 4326 authored by his lordship Mr. Justice Ali Zia Bajwa. When it comes to फौजदारी law, criminal law, he's second to none. And it's a very interesting judgment. और अगर इस जजमेंट के शुरू के पोर्शन को देखा जाए तो वो फैक्चुअल है। हम लीगल पोर्शन पे आते हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने अपनी इस जजमेंट के अंदर दो डिफरेंशिएशंस क्रिएट की हैं, और वो दो डिफरेंशिएशंस जो उन्होंने क्रिएट की हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस वो बताते हैं एब्सकॉन्डेंस में और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में क्या फर्क है और जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। वो हमारे जो बच्चे गाइडों से पढ़ते हैं ना, उनके लिए उन्हीं की जुबान में एक लफ्ज मैं कहता हूं कि एवरी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन एसेंस is a absconder, but not necessarily every absconder is a proclaimed offender. अगर लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म देखा जाए तो सेक्शन 75 से सेक्शन 87 सीआरपीसी जो है इस पूरे के पूरे लॉ ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डील करता। अच्छा, जब आप इसी सेक्शंस को देखते हैं तो मैं आपके सामने, जो कि उस जजमेंट के अंदर हिज लॉर्डशिप ने एक टेबल की सूरत के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके सामने रखे हुए और 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर इन्होंने बताया है कि एब्सकॉन्डर कौन है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है। वो 6 प्रिंसिपल, सबसे पहले वो ये आपके सामने डायग्राम में आ जाएगा, वो बताते हैं डेफिनेशन फर्क है, लीगल स्टेटस फर्क है, उसके बाद अथॉरिटी इन्वॉल्व फर्क है, फिर उसके बाद प्रोसीजर इन्वॉल्व जो है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, देन एप्लीकेबल प्रोविजंस जो है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, एविडेंशियरी वैल्यू को देखा जाए दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो हैविंग सेड दैट, इस डायग्राम को, इस टेबल को देखने के बाद आपको बड़ी आराम से, आसानी से क्लियर हो जाता है कि एक एब्सकॉन्डर कौन है और एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है। इसी 6 टियर जो डिफरेंशियल पॉइंट्स है उससे जब आप आगे पढ़ते हैं तो एक चीज आपको रियलाइज होती है कि जो आपकी ज़ाब्ता फौजदारी है उसने जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है कि बेसिकली इट्स अ कोर्सिव मेजर्स टू मेक श्योर और टू इंश्योर दैट द पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग, a person who is not appearing in a court of law, that he shall be brought in a court of law by following these procedures. और बिलखुसूस उसके अंदर जो 3 सेक्शंस हैं they are very much important. Number 1 section 75, number 2 section 77 and the third one section 87. अब 75, 77 और 87 को जब आप देखेंगे तो one thing becomes abundantly clear that the procedure CRPC has provided, number 1, a very clear, very self-contained, self-structured mechanism only and only for the court of law, that if that should be followed and that must be followed in a way that has been structured in a CRPC. And one thing which is also very important, इन sections को देखने के बाद आपको एक चीज की realization होती है कि ज़ाब्ता फौजदारी ने जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया, ये होली सोली इज अ डोमेन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कोई रोल ही नहीं है। सो इस प्रोसीजर को फॉलो करना, इस प्रोसीजर को अप्लाई करना,
इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना अदालत का काम है, और इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, दैट इज रेस्ट विद द एग्जीक्यूटिव्स, रेस्ट दैट इज अ डोमेन ऑफ द जुडिशरी। अच्छा, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने वो, आई स्टिल रिमेंबर, आपको अभी मैंने भी बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि वन ऑफ माय फॉलोअर्स सेड कि सर आप एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ बनाते हैं। तो उसी तरह एक बहुत छोटी सी चीज़ को मैं बहुत बड़ा बनाते हुए, ये 17 सफ़ों की जजमेंट है, और अगर आपने इस लॉ का समझना है तो हार्डली पैराग्राफ नंबर 13 से 16-17 पैराग्राफ के अंदर पूरी की पूरी बॉल गेम है लॉ ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की इस जजमेंट के अंदर। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने किया क्या कि इस पूरे मैकेनिज्म को, जो कि एक कंप्लीट प्रोसीजर है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का, उसको 4 टियर के अंदर डिवाइड किया जो कि लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डील्स द इशुएंस ऑफ वारंट्स दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 एंड 79। देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, और उसके अंदर भी उन्होंने क्या डिबेट की वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। देन ही वेंट ऑन टू द सेकंड टियर। सेकंड टियर के अंदर वो बताते हैं इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, और वो 87(1) जो है 87 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी का उसको डील करता है। देन व्हेन ही वेंट ऑन टू द थर्ड टियर व्हिच इज पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, दैट इज 87 सबसेक्शन 2, एंड द लास्ट टियर एंड द फोर्थ टियर इज written statement of the court whereby the process is completed, that is 87(3). सो अगर आप देखा जाए तो पूरे के पूरे प्रोक्लेमेशन जो होनी है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाना है, इस जजमेंट की रूह से, स्टैट्यूटरी लैंग्वेज की रूह से, वो 4 टियर्स के अंदर डिवाइडेड है। अब वन बाय वन इनको टेकअप करते हैं, और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जजमेंट के एक्सर्प्ट्स को काट के यहां पे पेस्ट करता जाऊंगा ताकि रेलेवेंट पॉइंट इन टाइम पे यू डोंट हैव टू गो टू द जजमेंट, यू डोंट हैव टू गो टू द सीआरपीसी, कि आपके सामने वो खुल जाए एंड यू विल गेट अंडरस्टैंड। एंड आई वुड रिक्वेस्ट आमिर कि वो हमारे जो एडिटर हैं वो इसको हाईलाइट भी करते जाए। नंबर 1, इशुएंस ऑफ वारंट। अच्छा विशाल, द फर्स्ट स्टेज विच इज इशुएंस ऑफ वारंट, सेक्शन 75 इसको डील करता है। बेसिकली व्हेन द एक्यूज ट्राइज टू अवेट, when accused is not appearing in a court of law, when accused is not following the directions, or one of the stipulation for the granting of the bail was that he has to appear and he is not appearing. So in that circumstances the court issues a warrant. अब यहां पे आपके सामने जो जज साहब ने यहां पे ये किया है कि 75 के साथ उन्होंने सेक्शन 555 जो फॉर्म्स को डील करता है सीआरपीसी के, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे कि कब, किन स्टेजेस पे क्या ऐसा होगा, किस वक्त ऐसा होगा कि अदालत 75 के तहत वारंट दे सकती है। तो जज साहब ने इस जजमेंट के अंदर, और ये अगेन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, 6 ऐसे क्वालिटेटिव, नॉट आई वोंट से क्वालिटेटिव, 6 ऐसे प्री रेक्विजिट्स बता दिए आपको कि अदालतों ने कब कब वारंट इशू कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कहते हैं द वारंट मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, इट मस्ट बी बेयर द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन हु टू एग्जीक्यूट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाई आगे जाके आपको बताऊंगा। थर्ड स्टेज के अंदर वो कहते हैं इट मस्ट गिव द फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। नंबर 4 के अंदर वो बताते हैं इट मस्ट स्टेट द ऑफेंस चार्ज। नंबर 5 के अंदर बताते इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 6 के अंदर इट मस्ट बेयर द ऑफिशियल कोर्ट सील, जिसे कहते हैं स्टैंप जो लगी होती है। सो ये आपके सामने 6 ऐसे तरीके हैं, 6 ऐसी प्री रेक्विजिट है, 6 ऐसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं अदालतों के लिए कि आपने हर हाल के अंदर इन सबको करना है। एंड हाउ, ये 6 पॉइंट्स की जरा आपके सामने ये मैं फॉर्म पेस्ट कर रहा हूं जो इस जजमेंट के अंदर उन्होंने लगाया कि कैसे, अगर आप इस फॉर्म को देखें एंड यू गो थ्रू दैट फॉर्म सेज टू द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन और पर्सन हु इज और to execute the warrant, whereas so and so stands charged for the offense of so and so, कोर्ट की सील, और ये तमाम का तमाम आपके सामने जो है ना वो खुल जाएगा। सो issuance of warrants takes place under section 75. That is the first stage for the formal declaration of a person not appearing in a court of law to be declared as a proclaimed offender.
दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सर अभी जो आपने फॉर्म की बात की है, इसमें आपने एक लफ्ज यूज किया था ऑफेंस चार्ज। जब हम ऑफेंस चार्ज की बात करेंगे तो मेरी प्रिजम्पशन के अंदर ये आता है कि वो अदालत में पेश हुआ और उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। सो लेट्स जस्ट से इफ अ पर्सन हैज नॉट बीन चार्ज येट, वुड दिस फॉर्म स्टिल अप्लाई टू दैट पर्सन और नॉट? विशाल, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर मुल्जमान पुलिस के इश्तिहारी हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए 87-88 का मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। बहुत सारे केसेस के अंदर मुल्जमान ट्रायल के दौरान एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। फिर उस सूरत हाल के अंदर क्या है, सो यहां जो चार्ज का वर्ड है, इसको आपने स्ट्रिक्टो सेंसो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के साथ नहीं लेना। द मोस्ट प्रोबेबली द ऑफेंस व्हिच इज इन द एफआईआर कैन आल्सो बिकम कैन बी कैटेगराइज्ड एज चार्ज। और अगर चार्ज फ्रेम हो गया देन ऑब्वियसली वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स चार्ज जब कंटेस्ट नहीं होता तो जो एफआईआर वाला होता है दैट कैरीज ऑन। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज। So Vishal, now moving from the first stage to the second stage, which is with reference to issuance of proclamation. याद रखना, proclamation तब तक नहीं हो सकती जब 75 की कार्रवाई पूरी नहीं, और हर कार्रवाई दूसरी को सपोर्ट करती हुई आगे जाएगी। So issuance of warrant, I would say, is a sine qua non for the issuance of public, proclamation. So for that reason, the court has to satisfy that the accused is not appearing in a court of law. He is absconding. So, with reference to taking the evidence of the persons absconded, the court has to issue the proclamation. और इसी जजमेंट के अंदर आपके सामने 4 tier क्राइटेरिया बताया गया है कि अदालत ने जब प्रोक्लेमेशन करनी है तो उस वक्त उसने कौन कौन सी चीजों को कंप्लाई विद करना है। ये 4 tier क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन पे एक्सेप्ट आ जाएगा। ये कहता है जी, द पेंडेंसी ऑफ अ नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इज अ sine qua non, number 1. Number 2, all reasonable effort must have been done to execute said warrant, and that should be depicted from the file, the police file, and the record that the investigating officer did his best that a person must come in a court of law. Moving on to the third criteria, iske andar hai the unexecuted warrant must be returned to the court. अगर वो अदालत में नहीं आएगा, that means they are still pending. So they must return to the court, and the final stage is the court must be satisfied based on the material जो ऊपर वाली 3 पॉइंट्स के अंदर आपको बताया before it, that the accused is either concealing himself or not appearing. So ये 4 चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो अदालत उसी वक्त आपकी प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर कर सकती है। So the first is issuance of warrant, second is issuance of proclamation, then, और बल्कि इसको कहा जाता है कि जब आप प्रोक्लेमेशन करते हैं, दैट इज बेसिकली अ ऑफिशियल call up notice up for a public that a person is about to be declared as a proclaimed offender. So for that reason it has to be there. मैंने इसी जजमेंट से अगेन 555 की रोशनी के अंदर जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है फॉर प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग अ पर्सन्स अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो भी आपके सामने रख दिया। अगेन उन्हीं 6 क्राइटेरियाज को, या आई वुड रादर से इस फॉर्म की डायसेक्शन की गई है उन 6 पॉइंट्स के अंदर, दैट कम्स ओवर देयर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज, दैट इज द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। जो फर्स्ट के अंदर हुआ इश्यूएंस ऑफ वारंट, उसके बाद प्रोक्लेमेशन, नाउ अब प्रोक्लेमेशन हो गई, वो 6 पॉइंट्स पूरा की, अब अदालत ने पब्लिकेशन के लिए क्या लॉ प्रोवाइडेड है। सेक्शन 87 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी डील्स करता है पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन को। और इस जजमेंट को जब आप देखते हैं तो जज साहब ने अगेन उन्हीं फॉर्म्स की रोशनी के अंदर इसको डाइसेक्ट किया अगेन 3 पॉइंट्स के अंदर कि अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो आपने प्रॉपर दैट विल बी अज्यूम्ड एंड प्रिज्यूम्ड दैट द पब्लिकेशन हैज टेकन प्लेस। और ये अगेन एक्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। द नंबर 1 इज द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिकली रेड। इन फैक्ट आई वुड रादर से कि अगर आप इन 3 क्राइटेरियाज को देखो तो इस सेक्शन के अंदर 87(2) के अंदर 3 डिफरेंट मोड्स बताए गए हैं कि जो प्रोक्लेमेशन हो रही है उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट कैसी होनी है। सो पहली के अंदर वो कहते हैं द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिकली रेड और दे मस्ट बी कंप्लाइड विद। अब प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता, कागजों में जरूर होता है। नंबर 2 इसके अंदर उन्होंने कहा द प्रोक्लेमेशन शैल बी अफिक्स टू सम कंस्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और द हाउस साइड इन विच द पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड, कि उसके घर के बाहर चस्पांदगी जिसे कहते हैं, दीवानी साइड पे जाए तो इश्तेहार चस्पांदा कर देते हैं, वो चस्पांदगी की जाएगी। एंड द थर्ड वन where the publication of proclamation completes, that is a copy of proclamation must be affixed to some prominent part of the courthouse. आप अदालतों में जाते हो, आपको इश्तेहार लगे हुए नजर आते हैं। So the publication
प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। द फाइनल स्टेज इज वेयर बाय अ प्रोक्लेमेशन गॉट सील्ड, that is written statement of the court under section 87 subsection 3, which stipulates a written statement by court using the proclamation certifying the proclamation was duly published on, वो तमाम तीनों के तीनों मोड्स जो है उनको उन मैनर के अंदर, उस मोड के अंदर जो 87(2) की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किए गए, लिहाजा द कोर्ट इश्यूज द प्रोक्लेमेशन इन दैट रिगार्ड। और उसके लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है, 2 पॉइंट्स अगेन एक्सर्प्स काट के आपके सामने लगाता हूं ताकि आपकी आसानी रहे। वो कहते हैं कि ऑल 3 मैंडेटरी मोड्स of publication under section 87(2) of CRPC have been strictly complied with. The proclamation was published in a specified date, and that is the stage whereby a accused absconder turning into a proclaimed offender following the strict procedure by court of law, and now its execution is the part of the executive's job. So that's how the proclamation मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस जजमेंट को आप विशाल देखो, इस जजमेंट में जज साहब ने, यानी ये जजमेंट पढ़ने से ताल्लुक रखती है, इसमें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी है, इसमें प्रोक्लेमेशन का मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है। इसी जजमेंट में उन्होंने तमाम की तमाम corroborative, क्योंकि प्रोक्लेमेशन इज अ corroborative piece of evidence, उस corroborative piece of evidence की एविडेंशरी वैल्यू क्या है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कानून शहादत, उसको भी डिस्कस करके बता दिया कि वो क्या होगी। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि जब 2013 में व्हेन आई डिड माय फर्स्ट मर्डर रेफरेंस, तो उस वक्त मंजूर मलिक साहब की एक बड़ी अथॉरिटेटिव जजमेंट हुआ और वो प्रोक्लेमेशन के प्रोसेस को, इनके गवाहों को अगर आपने 342 में पुट नहीं किया तो वो कभी भी उस पर रिलाई नहीं करते थे और बेनिफिट नहीं मिलता था। और अगर accused is absconding, accused is declared proclaimed offender, that put some dent on his credibility as a person to be believed on. तो इस वजह से उसकी वैल्यू बहुत होती है। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक हुई है आपकी इस कन्वर्सेशन से, आई बिलीव कि एक तो प्रोक्लेमेशन जो है वो चलान सबमिशन से पहले नहीं हो सकती, बिकॉज जो कोर्ट आपकी प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर दे रही है डेट मस्ट हैव बीन अ ट्रायल कोर्ट। मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, बेल कोर्ट नहीं कर सकती। अगर मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल है तो मैजिस्ट्रेट तो कर सकता है, अनलेस और अनटिल मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल हो। इलाका मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, जिसके पास कॉग्निजेंस है सिर्फ वही कर सकता। तो पहली चीज, चलान जमा होने से पहले प्रोक्लेमेशन नहीं की जा सकती। सेकंड चीज जो मेरी समझ में आ रही है कि लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एक पर्चा कटवाता हूँ, मेरे पास उस एक्यूज का नाम मौजूद है बट मेरे पास उसके वेयर अबाउट्स या उसकी डिटेल मौजूद नहीं। पुलिस इज अनएबल टू लोकेट दैट पर्सन। प्रोक्लेमेशन का तो पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट ही नहीं कर सकते। हाउ वुड दे लोकेट कि मैंने किस जगह पे फिक्स करना है, कहाँ पे करना है। अच्छा विशाल, बहुत सारी चीजें जो लॉ के अंदर आप देखो कि आपको मुल्जमान के वेयर अबाउट्स नहीं पता होते, नामालूमों के खिलाफ भी पर्चे होते हैं। और जैसे आपने एग्जाम्पल दी कि आपको नाम पता है, वल्दियत नहीं पता, एड्रेस नहीं पता। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज इक्विप्ड इनफ नाउ, इसके ऊपर कभी मैं आपको बताऊंगा पुलिस रूल्स क्या तरीकेकार और मैकेनिज्म बनाते हैं किसी बंदे की आइडेंटिटी के लिए। यानी टू बी वेरी ऑर्डिनरी अगर बताऊं, खोजी का भी एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। सो बेसिकली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू ब्रिंग एवरी वेयर अबाउट एंड डिटेल ऑफ द एक्यूज्ड इन द FIR under the court documents or the police document, because the court cannot proceed until and unless the requirements are fulfilled. So it is the responsibility of that investigating agency. अच्छा सर, अगर इसको हम इस तरीके से लेके चलें कि जब प्रोक्लेमेशन हो जाएगी तो 512 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 512 को ना टच करना, उसको अलग से करें। वो अलग से करें। वो 512 की एक कार्रवाई हमारे पास शुरू हो जाती है। लेट्स इसके एब्सकॉन्डेंस हो गई है, not the proclamation and the abscondence. How would we differentiate? पहले तो वो तो जजमेंट की रोशनी में आपने बता दिया कि जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोक्लेमेशन है, उससे पहले एब्सकॉन्डेंस है। एब्सकॉन्डेंस की और प्रोक्लेमेशन की 512 को हटा के क्या डायनामिक्स होंगी ऑन द मेरिट ऑफ द केस? देखो मैं बताऊं विशाल, अगर आप बाजवा साहब की ये जजमेंट देखो ना तो वो कहते हैं इट्स मोरली अ फैक्चुअल थिंग, एब्सकॉन्डेंस। जब आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गए तो दैट मीन जुडिशियल सैंक्टिटी इज अटैच्ड टू इट। सो यू कैन से दैट कि पुलिस ने मुझे नहीं बुलाया, पुलिस ने मुझे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पुलिस ने मुझे कोई वो क्या होता है उसे
हुक्मनामा तलबी 160 का नहीं भेजा, मेरे रॉन्ग एड्रेस पे गया। सो बेसिकली यानी ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक कन्फेशन बिफोर अ ट्रायल कोर्ट एंड अ मैजिस्ट्रेरियल कन्फेशन, दोनों की सैंक्टिटी में, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू में, उनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में फर्क है। सो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब आप डिक्लेयर होते हैं, दैट मीन्स द कोर्ट ट्राइड देयर लेवल बेस्ट to bring you in a court of law to face the trial and yet you evaded that. जैसे अब इस तरह हमारे पास मल्टीपल जजमेंट्स हैं, जैसे अगर हम बेल स्टेज की बात करें, चलान जमा नहीं होता तो वी यूजली रिलाई अपॉन द एब्सकॉन्शंस ऑफ पुलिस। वो कहते हैं कि भी हमारी कार्रवाई में एब्सकॉन्डर है। नाउ जजमेंट्स की रोशनी में एब्सकॉन्डर समटाइम्स लूज सम राइट्स जो बेल की स्टेज पे भी होता है, बट उसके कॉन्ट्रेरी भी जजमेंट्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि अगर मेरिट पे केस बनता है तो एब्सकॉन्शन इज नो एक्सक्यूज। नॉट वन, आई कैन गिव यू मेनी। आपने भी केसेस किए, क्या बात कर रहे हो? नहीं, वही बात करूं कि वो शेख साहब वाला केस भूल गए हो? उसमें 2 साल के एब्सकॉन्शन वी फाउंड 11 साल के एब्सकॉन्शन के ऊपर भी बेल का जो है राइट मिलता है। विशाल जी, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो बहुत सारे केसेस के अंदर एक्यूज्ड की इग्नोरेंस उसको डेंट नहीं डालती, प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट की इग्नोरेंस बहुत शदीद डेंट डालती है। सो अगर आप एब्सकॉन्डर रहे हैं और मेरिट पे आपका केस बनता है, यू कैन आप ही ने इतनी जजमेंट्स निकाल के दी हुई है, मंसूर अली शाह साहब की हैं, फिर उसके बाद अमजद रफीक साहब की हैं, फिर उसके बाद अली बाजवा साहब की हैं, चौधरी अब्दुल अजीज साहब की जजमेंट है, पीछे चले जाए, यू विल गेट अ पाइल ऑफ द जजमेंट। सो एब्सकॉन्डेंस इज नो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ बेल। However, it draws the attention of a court while deciding a bail that why he absconded, why he was not appearing. So उस वक्त एक फैक्टर हो सकता है, but cannot be the factor to decide the bail. जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जो प्रोक्लेमेशन है वो कुछ ना कुछ डेंट डिफेंस में डालती है। आई रेकन के वी हैव गॉन थ्रू सच जजमेंट्स एज वेल, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन भी दी है कि जो हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम है या जो पुलिस स्टेट है हमारी, उससे बचने के लिए भी काफ़ी लोग जो हैं छुप जाते हैं, डिस्पाइट उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, ह्यूमिलेशन से बचने के लिए छुप जाते हैं, या उन डर लगता है कि अनजस्टली उनको ट्रायल ना किया जाए। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि यार अब प्रोक्लेमेशन आपको डेंट कर रही है और अब प्रोक्लेमेशन आपको डेंट नहीं कर रही है? देखो, किसी का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डेंट करना केस के मेरिट को नहीं अफेक्ट करता, याद रखना, हमेशा कभी भी नहीं करेगा, चाहे एब्सकॉन्डर हो चाहे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, वो कभी भी मेरिट को डेंट नहीं करता, बिकॉज व्हाट रियली मैटर इज द मेरिट ऑफ द केस। आप जितनी भी जजमेंट्स उठा के देख लो, उसके अंदर मेरिट के ऊपर यानी क्रोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस तो वैसे भी एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है, और जो प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस है ये क्रोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, नॉट दी मटीरियल एविडेंस जिसमें ऑकुलर अकाउंट है, मेडिकल एविडेंस है। हालांकि दुनिया के अंदर क्रोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की भी वैल्यू वही है जो ऑकुलर अकाउंट की, बट हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस ऐसी डेवलप हुई है। बट व्हाट यू आर सेइंग कि कब डेंट डालेगा कब डेंट नहीं डालेगा, इसका मेरिट से ताल्लुक नहीं है इस बात का कि वो डेंट डालेगा कि नहीं डालेगा। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज, यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि ये क्या दो बंदे बैठ के कानून झाड़ रहे होते हैं। वी लिव इन अ लॉलेस कंट्री, वी लिव इन अ कंट्री वेयर लॉ इज नॉट फॉलोड। ओ भाई, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन except to follow law. It can be a good law, it can be a bad law. The bad law has a tendency to be improved. So one should be thriving and struggling to get the bad law as a good law. So for that reason, I don't see any reason कि जी पुलिस से डर के चले गए आप, और ये when you have a right counsel by your side, विशाल, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। And I give you a statement, CCD भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना? CCD भी कुछ नहीं कर सकती। When you have a right lawyer by your side, if you know your right, if you know your statutory rights, constitutional rights, and if you haven't done anything wrong, face the law, not avoid it on the pretext of the reason कि जी हमारे मुल्क में तो कानून नहीं है। अच्छा सर, लास्टली मैं इसको एंड करने से पहले लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि is the proclamation order a judicial order or an executive order? It's a judicial order. Is it revisable? It is revisable. But
अब अगेन फिर वही बात, आप उस पर आ गए हो। आई विल टेक यू बैक टू तारिक नदीम साहब की जजमेंट और फारूक हैदर साहब की जजमेंट। आई गो बाय द फारूक हैदर जजमेंट, हिज लॉर्डशिप में से जैसे फारूक हैदर जजमेंट दैट सेज दैट यू गो टू द कोर्ट एंड योर प्रोक्लेमेशन कैन बी सेट असाइड। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही है कि 1898 से लेके आज तक हम समझ रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन होती क्या है, और आई बिलीव कि इस जजमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि पुलिस के एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने में और कोर्ट के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने में क्या फ़र्क है, और प्रोक्लेमेशन के बाद क्या स्टेज आती है उस पर भी हम एक फॉलो वीडियो करेंगे कि 512 की कार्रवाई क्या होती है, उसकी क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी सवाल हो फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।